हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर में हम स्थिर मतलब नियत, वैद्युतिकी मतलब आवेश, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। और स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करने से पहले हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। जो स्थिर है उसके बारे में अध्ययन, जो आवेश इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करा दे, वह आवेश होता है। जैसे आपने देखा होगा 5वीं क्लास में कि जब हम पैमाने को सर से रगड़ते थे तो सर से रगड़ने के बाद में जब हम उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कणों के संपर्क में लाते थे, उससे थोड़ा दूर रखते थे, तो वो कागज के टुकड़े उस पैमाने पर चिपक जाते थे। वो क्या था? आवेश। लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग नहीं था ना इंटर वाला, इसलिए हम उस चीज को समझ नहीं पाए। अब उसकी हमें जरूरत है, क्योंकि जब तक हम आवेश नहीं पढ़ेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पता पड़ेगा और हमें कूलाम के नियम के बारे में नहीं पता पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जरूरी है इसका बेसिक जानना, जो कि आवेश से शुरू होता है। तो आपको बता दिया मैंने, तो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उस पैमाने से चिपक जाते थे। अब वो चिपक क्यों जाते थे? इसका कारण था इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी कि यदि किसी वस्तु पर धनावेश आ रहा है या किसी वस्तु पर ऋणावेश आ रहा है, इस सब का कारण था वो इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वो कागज के टुकड़े चुपते थे, मतलब चुपते मतलब चिपके थे, समझ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चिपके थे। अब ये पैमाना था, और मेरी एक और बात, सबसे बड़ी बात, कि उदासीन जो वस्तु होती है, उदासीन वस्तु वह वस्तु होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या या समान रूप में होते हैं, वह उदासीन वस्तु कहलाती है। यानी कि उस पर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, वह वस्तु कहलाएगी उदासीन वस्तु। जब मैंने पैमाने को रगड़ने से पहले पैमाना मेरा उदासीन था। उदासीन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने 4 लिए तो 4 होंगे, नहीं, इनकी संख्या काउंट नहीं हो सकती। 50,000 हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं कितने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये कैसी वस्तु कहलाएगी? उदासीन वस्तु कहलाएगी। अब उदासीन वस्तु थी, मैंने इसे सर से रगड़ा। क्या कहा? सर आपका सर भी उदासीन है? हाँ, मेरा सर भी उदासीन है। अब मैंने जैसे ही रगड़ा इस पैमाने को अपने सर से, तो इस पैमाने के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो कहां स्थानांतरित हो गए? मेरे सर पर स्थानांतरित हो गए, जिसके कारण ये जो पैमाना था कुछ पल के लिए या सेकंड के लिए क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और जब हम इस धनावेशित पैमाने को जैसे ही हम कागज के टुकड़ों के करीब लाए तो छट जिसने क्या हो गई? चिपक गई। किसके कारण? आवेश के कारण। इस पैमाने ने इस वस्तु पर किसका अनुभव करा दिया? बल का। अरे मैंने यही तो बताया कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करा दे, वही आवेश है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। आवेश की संकल्पना खत्म होती है। अब सर आपने तो बता दिया आवेश खत्म, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण कि सर आपका क्वेश्चन बनता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया? प्रोटॉन भी तो जा सकता था। मैंने कहा हाँ यार, बात तो ठीक है, प्रोटॉन भी जा सकता था। तो आपने सर इसकी जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी कि जो भी होगा सर इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरण होगा? सर प्रोटॉन भी तो हो सकता था। मैंने कहा हाँ हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? इनके 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण, जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, यह बहुत भारी होता है। अब कोई भैया 1 किलो का पदार्थ और कोई 40 किलो का, तो अंतर तो होगा, तो ये बहुत भारी कारण होता है। तीसरा कारण क्या था? प्रोटॉन के ना स्थानांतरण होने का। तीसरा कारण था प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मैंने कहा प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। इस कारण भी वो प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं होता। एक और कारण, ये प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। अब मैं आपको फैक्ट पे फैक्ट देता जाऊंगा, आप आधी चीजें याद रखोगे, आधी भूल जाओगे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि प्रोटॉन इसलिए स्थानांतरण नहीं होता क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है। तो पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा सर, ये पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद में जो हम बताएंगे आपको कि किसी वस्तु पर धनावेश आए या किसी वस्तु पर ऋणावेश आए, इन सब का कारण कौन बना?
इलेक्ट्रॉन। कौन बना? इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी वस्तु पर धनावेश आए या किसी भी वस्तु पर ऋणावेश आए, इन सब का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास, ये मार्कर है। मैंने मार्कर में क्या, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या लिए मैंने? इलेक्ट्रॉन। एक और वस्तु ले ली मैंने। एक और वस्तु कौन सी ले ली? चलो एक किताब ले लिया, एक कॉपी ले ली, उसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने दोनों को रगड़ा, रगड़ने के बाद मैंने ये देखा कि इस किताब में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चले गए इस मार्कर में। इस किताब में से जो इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे मैंने घर्षण किया, घर्षण करने के बाद देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें निकल के आ गए। जब ये इसमें निकल के आ गए, सबसे पहली बात तुम्हें ये देखना चाहिए जितने पॉजिट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वस्तु कैसी होगी? उदासीन। जैसे ही इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, 1 2 3 4, ये तो पहले से ही उपस्थित थे इस पर, ये तो उदासीन था ही पहले से, लेकिन अब इस पर किस चीज की अधिकता हो गई? इलेक्ट्रॉन की। और इस किताब पर क्या आ गए? ये मात्र समझाने के लिए क्या? प्रोटॉन। यानी कि एक तो हो गई ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित, और एक हो गई धनावेशित वस्तु। तो इन सब का कारण कौन बना? इन सब का कारण बना इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर एक बात तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि यदि किसी वस्तु पर धनावेश आता है या किसी वस्तु पर ऋणावेश आता है तो इन सब का कारण इलेक्ट्रॉन ही होता है। जरूर दुश्मन है, जरूर क्या दुश्मन ही मानो ना, हर चीज को परिवर्तित कर रहा है। अब एक और चीज मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि इसकी संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, क्योंकि जब प्रोटॉन अपनी जगह से स्थानांतरित नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही ये सब कुछ संकल्पना दी जाती है। अब मैं तुम्हें एक और 2 वस्तुएं ऐसी बता दूं जिनसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब मैंने कहा किताब से मार्कर में निकल के चले गए। अब आपको सर मार्कर से भी तो किताब में जा सकते थे। हाँ भाई जा तो सकते थे लेकिन नहीं गए। ये किस पर निर्भर किया? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर किया कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस वस्तु पर जाएंगे, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूं, जैसे यदि मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूं, मान लो ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, और ये क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब मैंने इसको इससे रगड़ा, रगड़ने के बाद मैं क्या देखता हूं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में निकल के चले गए? रेशम के कपड़े पर। ये किस पर निर्भर किया? पदार्थ की प्रकृति पर, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और उन्हें ये ग्रहण कर सकता है। तो ये तो हो जाएगा धनावेशित कांच की छड़, और ये हो जाएगा ऋणावेशित। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। अब एक और, जैसे आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल। अब उसमें क्या होता है कि बिल्ली की खाल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किस पे? आबनूस की छड़ पे। तो आबनूस की छड़ तो हो जाती है ऋणावेशित और बिल्ली की खाल हो जाती है धनावेशित। यहाँ कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित और रेशम का कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। इन सब का उत्तरदायित्व, थोड़ी हिंदी क्लिष्ट है, उत्तरदायित्व और इन सब का कारण, दुश्मन, वो सब कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बारे में तो हम जान चुके। अब 2 चीजों के बारे में बताता हूं कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब आपने पढ़ा होगा, ये जाते ही चैप्टर में ये लिखवाया जाता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। अब मैं बताता हूं आपको आवेश कितने प्रकार का होता है। वो भी 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। धन मतलब पॉजिट्रॉन और ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्रकार का आवेश होता है। अब ये जब 2 प्रकार का आवेश होता है, इन सबके शरीर तो आवेश होता है, इनके नाम किसने रखे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब धनावेश और ऋणावेश, इसका नाम किसने किया? इसका नाम किसने रखे? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस आवेश का जो नामकरण किया था वो किया था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बारे में तो हम पढ़ लिए, आवेश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आवेश अचर होता है। ये आपको चीजें समझ में आ गई, किस वस्तु पर धनावेश जाएगा, किस वस्तु पर ऋणावेश जाएगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और जिस वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश समान होता है वो उदासीन वस्तु कहलाती है।
आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वैभौतिक गुणधर्म होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। समझ में आ रही होगी बात। तो अब हम इसे मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं सजातीय आवेश। क्या पढ़ते हैं हम? सजातीय आवेश। क्या होते हैं सजातीय आवेश? मतलब एक समान आवेश। सजातीय आवेश होते हैं एक समान आवेश, और एक समान आवेशों के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा, वर्क करेगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल। जैसे प्रोटॉन के बीच में जो वर्क वो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल। यानी कि जो सजातीय आवेश है उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और जो विजातीय आवेश होगा, विजातीय आवेश, उनके बीच में जो फोर्स करेगा वर्क, जैसे ई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल, और इनके बीच में जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। अब हम एक और चीज समझिए कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है। आवेश अचर, आवेश अचर क्या होता है? आपने देखा, आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को क्यों हमने आवेश दिया, माना कोई वस्तु है, इसको हमने क्यों आवेश दिया और हमने इसे किसी v वेग से गति कराया, v वेग से गति कराया। गति कराने के बाद हम ये देखते हैं कि इस आवेश के परिमाण में, उस आवेश के रिजल्टेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब जितना आवेश था इस पर उतना ही रहता है। इसी कारण आवेश अचर होता है। इस पर, आवेश पर इसकी गति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधी सी बात में, आवेश को यदि हम गति कराएं तो उसकी गति से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण आवेश अचर होता है। अब हमने आवेश अचर भी देख लिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। आइए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लिखो आवेश का मात्रक। हम जानते हैं क्या होता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक आप जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा था, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई इंटू टी। आई एम्पियर इसका मात्रक होता था, टी समय इसका मात्रक होता था सेकंड। यहाँ पर Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन इसका जो एसआई पद्धति में एक और मात्रक है वो है कूलाम। इसी को क्या कहा गया? कूलाम। ये हो गया हमारा एसआई पद्धति में मात्रक। और यदि मैं तुमसे कहूं कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, अभी बताते हैं। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम। याद रखना, आवेश का सीजीएस पद्धति में, ये बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। और एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक और मात्रक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये होता है फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक याद होता जो होता है वो होता है फैराड। आप याद रखना। और एक फैराड बराबर, ये लिख नहीं रहा मैं, आपको समझा रहा हूं, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो आज हम आवेश के मात्रक के साथ ही अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और इसके बाद में जो आपको वीडियो जो उपलब्ध होगी वो होगा आवेश का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। इसके बारे में जो हम वीडियो है वो कल बनाएंगे। और उसके बाद में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरे एग्जाम एक्सपर्ट और एक हरियंत बुक नाम से है, उसके आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, दोनों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो बुकें हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।